पहाड़ों पर बारिश का विनाश काल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाके इस भूस्खलन की चपेट में है। हाहाकार मचा हुआ है। कहीं हाईवे बंद है तो कहीं शहरों में बाढ़ का पानी विनाश ला रहा है। वहीं हरिद्वार और उत्तराखंड के कई इलाके जलमग्न हैं। उत्तराखंड में 27 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आधिकारिक तौर पर 300 से ज्यादा सड़कें बंद। कुछ ऐसी हालात हिमाचल में हैं, लेकिन पहाड़ों पर क्यों कुदरत का कहर जारी है, कहां कहां पहाड़ टूटा है और कहां जल तांडव हो रहा है, दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। पहाड़ों पर बारिश प्रलय बनकर टूट रही है। कहीं बादल फट रहा है, कहीं भूस्खलन से तबाही मच रही है। हर तरफ कुदरत का खौफनाक मंजर है। महादेव की नगरी हरिद्वार से कृष्ण नगरी मथुरा तक और ताज नगरी आगरा से माया नगरी मुंबई तक बारिश का विनाशकाल जारी है। दूसरी तरफ दिल्ली के बाद यमुना मथुरा और आगरा में तांडव कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रलयकारी बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीरें। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन का ये लाइव वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मनेरी डैम के पास अचानक पहाड़ से बड़ा मलबा और पत्थर नीचे आ गिरे, जिसकी चपेट में एक टेम्पो आ गया और सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा। तस्वीरें देखिए। टेम्पो चालक ने जल्दबाजी दिखाने की कोशिश की और भारी पत्थर की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि ड्राइवर वक्त रहते टेम्पो से उतर गया, वरना उसकी भी जान जोखिम में पड़ जाती। पत्थर और मलबे का प्रहार इतना तेज था कि टेम्पो पलट गया और उसके परखच्चे उड़ गए। भूस्खलन की वजह से हाईवे भी ब्लॉक हो गया। सोमवार को हिमाचल में मंडी के पास भी ऐसा ही भीषण हादसा हुआ था, जब चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर 6 मील के पास मलबा हटा रही जेसीबी के ऊपर ही पहाड़ टूटकर आ गिरा। हादसे का हैरान कर देने वाला वीडियो देखिए। जिस वक्त भारी पत्थर जेसीबी पर गिरा, उस वक्त उसमें चालक भी बैठा था। आसपास कुछ और कर्मचारी भी थे। जेसीबी ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर कई जगह भीषण लैंडस्लाइड हुई है। 6 मील के पास की ये तस्वीर देखिए। हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा आ गिरा, जिससे सड़क बंद हो गई है। वाहनों को कुल्लू मनाली के लिए वाया गौहर चेक चौक भेजा जा रहा है। बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। शिमला के रामपुर में भूस्खलन की वजह से बड़ा हादसा हो गया और कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। ननखड़ी पांडाधार सड़क पर शरण ढांग में यह हादसा हुआ। कार अनियंत्रित हो गई और भद्राश खड्ड में जा गिरी। हादसे की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को खड्ड से निकाला। पांडाधार में शिव मंदिर के पास भूस्खलन के चलते सड़क का 50 मीटर हिस्सा गायब हो गया। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच पहाड़ों से जैसे मौत बरस रही है। ऋषिकेश में कई जगह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे से सटे जामू के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का मलबा एक होटल के ऊपर गिरा, जिसमें कई लोग फंस गए। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में केदारनाथ हाईवे पर भी भीषण लैंडस्लाइड हुआ, जिससे रास्ता बंद हो गया। उधर चमौली में छिनका के पास बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हो गया। पहाड़ों पर भीषण बारिश के चलते अलकनंदा गंगा नदी उफान पर है। देवप्रयाग में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हरिद्वार में भी चेतावनी जारी कर दी गई है। देहरादून में भीषण बारिश के चलते नालों में बाढ़ आ गई और कई इलाके जलमग्न हो गए। तस्वीरें देखिए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। दूसरी तरफ शांति विहार और सपेरा बस्ती में 2 मकान और 2 दुकानें ध्वस्त हो गईं। प्रशासन ने मकानों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। जेसीबी की मदद से मलबा हटाया गया।
सभी जगह बारिश ने अपना कहर बरपा रखा है। देखिए मेरे पीछे जो नदी है, मैं इस समय रायपुर क्षेत्र में खड़ा हूँ और ये बरसाती नदी है और बरसाती नदी के में ज्यादा बहाव आने की वजह से ज्यादा उफान पर आ गई, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद 4 मकान ध्वस्त हो गए। देखिए रात की ये घटना है, देर रात की घटना है, जब तेज बारिश आई और अचानक से नदी का स्तर बढ़ता है और वो अपने साथ मकानों को बहा ले जाती है। और यहाँ पे शुक्र की बात यह है कि यहाँ पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मोहल्ले वालों लोगों ने यहाँ पर मौजूद इन लोगों को बचा लिया, समय रहते बचा लिया। इस समय देखिए हालात देखिए किस कदर हैं कि किस कदर ये पूरा मकान ध्वस्त हो गया है। उत्तराखंड में अब तक आपदा से 27 लोगों की मौत हुई है, जबकि 29 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। राज्य में अभी 195 सड़कें बंद हैं। हरिद्वार जिले में 3700 से ज्यादा परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं। जिले में 5 लोगों की मौत हुई है। लक्सर, हरिद्वार, रुड़की और भगवानपुर में जल भराव की समस्या है और 71 गांव अब तक जलमग्न हैं। अभी तो गढ़वाल मंडल में ज्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे कुमाऊं की ओर भी बरसात शुरू हो गई है। उधम सिंह नगर से लेकर बागेश्वर तक सभी जिलों में बात हुई है। सभी हमारे जिलों के अधिकारी हों या यहाँ जो आपदा प्रबंधन की टीम है, सभी इस पूरे जो भी मौसम की स्थिति है उस पर पूरा नजर बनाए हुए हैं और सभी से यही कहा गया है कि सब अलर्ट मोड में रहें और किसी भी स्थिति में अगर कहीं पर कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो तुरंत लोगों को सहायता मिले। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रभावित इलाकों में राहत के निर्देश दिए। पहाड़ों पर जारी बाढ़ का कहर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। दिल्ली को डुबोने के बाद यमुना मथुरा में प्रलय मचाने को बेताब है। नदी किनारे बसे कई इलाकों में तबाही है, घरों में पानी घुस चुका है, मंदिरों में सैलाब बह रहा है। आपको दिखाते हैं कृष्ण नगरी में बाढ़ का तांडव किस कदर मचा है। पहाड़ों पर जारी मूसलाधार बारिश मैदानी इलाकों को डुबो रही है। यमुना के प्रलयकारी बाढ़ का प्रहार दिल्ली के बाद मथुरा में दिखाई दे रहा है। मथुरा में यमुना किनारे बसी कॉलोनियों का मंजर देखिए। हर तरफ बाढ़ का पानी विकराल रूप दिखा रहा है। यमुना नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिसका असर ये है कि शहर के तमाम रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं। घरों से लेकर मंदिरों तक हर तरफ तालाब सा मंजर है। वृंदावन इलाके के हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि सड़कों पर कमर के ऊपर तक पानी भरा हुआ है। मथुरा से विधायक और पूर्व मंत्री श्री प्रकाश शर्मा बाढ़ प्रभावित इलाकों में ट्रैक्टर से राहत सामग्री बांटते नजर आए। बांके बिहारी मंदिर के 100 मीटर दूर तक यमुना का पानी पहुंच गया। परिक्रमा मार्ग भी पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। हालात ये हैं कि 3 दिन से न तो बिजली है और न ही पीने के लिए पानी। बारिश का पानी घरों और दुकानों में भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोग छतों पर सोने को मजबूर हैं। क्या स्थिति है वृंदावन की? बहुत ही बुरी स्थिति है। इस समय यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, यहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। और राहत एवं बचाव कर कुछ खाने वाने की व्यवस्था सरकार? कुछ भी पानी व्यवस्था नहीं है, न पानी तक किसी को पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। व्यवस्थाएं आ रही हैं लेकिन पूरी तरीके से अभी सब तक पहुँच नहीं पा रही है। तरीके से पहुँच नहीं पा रही है। देखिए पानी जो है तकरीबन आधा ट्रैक्टर और ट्रॉली आधी यहाँ तक डूब चुकी है। इतना पानी है और ये वृंदावन के अंदर, हम शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में हम प्रवेश कर रहे हैं और परिक्रमा मार्ग के चारों तरफ का जो नजारा है वो हम आपको दिखाते। देखिए घरों के अंदर पानी भर गया है। यहाँ पर जो बिजली के खंभे आपको दिख रहे होंगे, ये बिजली के खंभों में लाइट नहीं है। लाइट क्यों नहीं है बिजली के खंभों में? क्योंकि करंट के कारण लाइट को यहाँ पर पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। टायर जो है वो आधा डूब चुका है। किस तरीके का नजारा है परिक्रमा मार्ग का, ये देखिए। लोग जो है लोग परेशान हैं। ट्रॉलियां जो है इस तरीके से, देखिए यहाँ पर ट्रॉली फंसी हुई है। यहाँ पर लोगों के घरों में, खेतों में पानी भर गया और ये देखिए ट्रैक्टर यदि ना हो तो यहाँ तक आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मथुरा में विश्राम घाट और यमुना महारानी मंदिर में
चेतावनी के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर स्नान करने में मशगूल हैं। तस्वीरें देखिए कैसे लोग महारानी मंदिर में गले तक भरे पानी में स्टंट कर रहे हैं। यहाँ ना तो कोई सुरक्षा कर्मी है और ना ही कोई गोताखोर। रेलिंग या बैरिकेडिंग भी नहीं लगाई गई। मथुरा के निचले इलाकों में तमाम कॉलोनियां बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। आलम यह है कि लोग छतों पर सोने को मजबूर हैं। बिरला मंदिर में राहत कैंप लगाया गया है, जहां प्रशासन ने सोने, खाने और शौचालय की सुविधा दी है। प्रशासन की टीमें लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रही हैं और लोगों की मदद करने में लगी हैं। यमुना का पानी आगरा और फिर फिरोजाबाद में भी तबाही मचा रहा है। फिरोजाबाद की तस्वीरें देखिए। यमुना किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ में कई मंदिर तक डूब गए हैं। निचले इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। प्रशासन लगातार लोगों की मदद में जुटा है। अगले कई दिन मथुरा, वृंदावन से लेकर आगरा और फिरोजाबाद में हालात सुधरते नहीं दिख रहे। मथुरा से हिमांशु तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पाकिस्तानी सीमा हैदर से आज दूसरे दिन भी एटीएस ने पूछताछ की। अभी से थोड़ी देर पहले ही सीमा और सचिन फिर से ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाने पहुंचे। अब तक की पूछताछ में कई खुलासे हो चुके हैं। उधर ग्रेटर नोएडा के जो लोग सीमा के प्यार को पाक समझ रहे थे, वो अब उस पर संदेह करने लगे। वहां के मुस्लिम समुदाय के लोग सीमा हैदर को लेकर क्या सोचते हैं, दिखाते हमारे सहयोगी श्वेता भट्टाचार्य की रिपोर्ट। पाकिस्तानी महिला है, भारत में आ गई नाजायज तरीके से और कहती है वो प्यार करती है यहीं के रहने वाले सचिन से, और इसलिए इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि ये सीमा हैदर जो है, ये एक तो चोर बन के आई है। दो तीन देशों को पार करके कोई उस पर जो है सहमति नहीं है, और हमारी जो सुरक्षा अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उनको भी जानकारी नहीं है, तो ये चोर कहलाएगी। और हम ऐसे चोर का किसी तरह से जो है समर्थन नहीं करेंगे। पाकिस्तानी जासूस है, ये भी आरोप लग रहा है सीमा के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, जिसकी जांच होनी चाहिए और जो जांच में निकल गया उसको हम समर्थन करेंगे। ये पाकिस्तान की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं कि वापस भेजो। गुलाम हैदर भी यही चाहता है, उसका पति जो है सऊदी में बैठा हुआ है, कि वापस भेजो। आप लोग क्या कहेंगे? ये तो अब एजेंसी बताएंगी जांच करके वापस भेजना नहीं भेजना। हम तो ये चाहते हैं बस हमारे कस्बे में अमन शांति रहे। आपको क्या लगता है कि सचिन इसी रबूपुरा का रहने वाला है, उसको क्या फंसाया गया? पबजी के सहारे इस तरीके से प्यार हो भी सकता है? पाकिस्तान से कोई महिला आ भी सकती है 4 बच्चों के साथ? हाँ, उसकी क्या मालूम पड़ सकती है 4 बच्चों के साथ क्या स्तर है, क्या मसला है, ये तो वही लोग जानते हैं। इसकी जांच करी जाए और आप लोग इसकी सजा दी जाए इसको। सचिन रबूपुरा के अंबेडकर चौराहे के मार्केट में एक दुकान पर काम करता था। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उस जगह भी पहुंची जहां सचिन काम करता था। हमने दुकान के मालिक से बातचीत की, क्या कहना है सुनिए जरा। ये वो दुकान हरिओम जी की किराने की, इस दुकान को जरा गौर से देखिए। यही सचिन जो है वो काम किया करता था। अब सचिन कैसा है, वो किस तरीके से काम करता था, उसका व्यवहार कैसा है और कितने सालों से यहाँ काम कर रहा था, तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए मैं खुद दुकान के मालिक हरिओम जी, आपका नाम हरिओम ही हुआ ना, इस दुकान के आप ही मालिक हैं? मैं ही हूँ। हाँ। सचिन, आप सचिन को कब से जानते हैं? मेरे पास वो जो रह रहा है 2 साल से रह रहा है। रह रहा है मतलब 2 साल से, मतलब काम करता है? हाँ, 2 साल से काम कर रहा है। आप सचिन को कैसे 2 साल पहले से जानते हैं? यहीं पे रह रहे हैं, दूसरे के यहाँ कर रहे हैं। पहले तो नौकरी, उसका वहाँ से मन जो छट गया वो यहाँ आ गया। हमें तो आदमी की जरूरत थी, हमने वो रख लिया। हाँ। सचिन कैसा लड़का है? बढ़िया लड़का, बढ़िया काम सही से करता है? बढ़िया, हाथ का ईमानदार। हाथ का ईमानदार मतलब? हाँ, मतलब जैसा आदमी होवे, छल करे या कोई उठा के ले गया, चुरा के ले गया, तो कुछ नहीं, बढ़िया लड़का। कुछ नहीं, मतलब काम के मामले में उसको आप कितने नंबर देंगे? मतलब ये समझो कि जितने भी नंबर है पूरे नंबर है उसको। और कभी बातचीत में ऐसा लगा कि वो इस तरह का हो सकता है? अभी आप भी ये कहानी सुने होंगे, सीमा हैदर पाकिस्तानी महिला। जानकारी ना, हमें तो उस दिन जानकारी पड़ी है जिस दिन ये यहाँ से भगा है। लेकिन भागा कब? ये बात है 1 तारीख को। 1 जुलाई?
हाँ हाँ हाँ। सचिन आपकी दुकान में आखिरी बार कब तक आया? हमारे यहाँ पे पहली मतलब 30 तारीख को आया वो, करीबन 9 बजे 9:30 बजे तक। मैं उस दिन बाहर गया दिल्ली, कुछ काम था, पीछे कर बेटे का फोन गया कि वो यहाँ ना। अब बात जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई की। सुरक्षा बलों ने आज सिंधरा इलाके में छिपे 4 आतंकियों को मार गिराया। दरअसल सुरक्षा बलों को सोमवार शाम सिंधरा इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान 4 आतंकियों को ढेर किया गया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हुए। हथियारों के पाकिस्तानी और चीन के होने के सबूत भी मिले हैं। अखंड है, प्रचंड है, दुश्मनों का अंत है, सरहद पर विराजते लोगों के अंग संग हैं। एक बार फिर से आप देखिए, अमन अमान के लिए एक बार इन्होंने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, क्योंकि 17 तारीख को इनको पता चलता है कि कैसे बच्चेवाला और सिंधरा के इलाके में आतंकवादी घूम रहे हैं। इमीडिएटली कॉर्डन ले किया जाता है। जैसे ही ये कॉर्डन करते हैं, आतंकवादी बुजदिलों की तरह उन पर फायरिंग करते हैं, लेकिन रिटेलिएटरी एक्शन में 4 आतंकवादी मार दिए जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, जो मैं हाथ में आप पकड़ने वाला हूं, ये देखिए, ये कोई लाइफ सेविंग इक्विपमेंट नहीं है, ये AK सीरीज राइफल है। और इसमें खास बात यह है कि इस AK सीरीज राइफल जो है ये मेड इन चाइना है। इससे पता चलता है कि किस तरीके से चीन के बने हथियार पाकिस्तान के आतंकवादियों को सप्लाई किए जाते हैं। अब मैं आपको एक और प्रूफ दिखाना चाहता हूं। इस प्रूफ को देखने के बाद अब देखिए, ये जो चीजें हैं, ये कोई चॉकलेट नहीं आ रहे पार से, ये पार से जो आ रहे हैं हथियार आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सबूत है उन लोगों के लिए जो अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती जो अक्सर आंसू बहाती है, उनके लिए कहती है कि बातचीत होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती क्या है, आप अपने आप को लोगों का रहनुमा बताती हैं, तो किस पाकिस्तान से बातचीत चाहती हैं? कि उस पाकिस्तान से जो कश्मीरियों को मारने के लिए हथियार भेज रहा है, मैगजीन भेज रहा है। और देखिए ये पिस्तौल, ये एक प्रूफ है। इस पिस्तौल से पता चल जाएगा कि ये जो पिस्तौल है पाकिस्तान में बनी हुई है। इस पिस्तौल को ये नकार नहीं सकता। इसमें जब आप देखेंगे मेड इन पाकिस्तान की जो मार्किंग है, उससे सीधा पता चल जाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान यहां पे लगातार हथियार भेज रहा है। और देखिए आप किस तरीके से हमारे ये जवान सरहद पर चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, एक अनरिटन कमिटमेंट के साथ कि हम आपके लिए गोली खाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि कोई अमनो अमान को यहां पे खत्म करे। देश में आज 2024 के चुनाव को लेकर नई जंग छिड़ गई। पक्ष और विपक्ष के बीच नई लकीर खिंच गई। बेंगलुरु में 26 विपक्षी पार्टियों के अलायंस ने अपना नाम इंडिया रखा। तो दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व में 38 पार्टियों की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों के महागठबंधन पर निशाना साधा और एनडीए का मतलब समझा दिया। पीएम ने आज एनडीए की बैठक के बाद एनडीए का नया फॉर्मूला देश को बताया। पीएम ने कहा कि देश को अमृत काल तक पहुंचाने में एनडीए की बड़ी भूमिका है। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, सभी का विश्वास एनडीए पर है। पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला किया। विपक्ष की मीटिंग पर पीएम ने कहा कि अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए ये पार्टियां आज एकजुट हुई हैं। देश की जनता सब कुछ खुली आंखों से देख भी रही है और समझ भी रही है। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है, जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है।
लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। ने कहा कि एनडीए में हमेशा से ही सकारात्मक राजनीति की है। हमने विपक्ष में रहकर के भी सरकारों का विरोध किया, पर कभी जनादेश का अपमान नहीं किया। एनडीए की एक और विशेषता रही है, जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने हमेशा सकारात्मक राजनीति की। हमने कभी नकारात्मक राजनीति का रास्ता नहीं चुना। हमने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना हर दायित्व निभाया। हमने विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोध किया, उनके घोटालों को सामने लाए, लेकिन कभी जनादेश का अपमान नहीं किया। हमने सरकारों का विरोध करने के लिए कभी भी विदेशी मदद नहीं मांगी। हम विपक्ष में रहे, लेकिन हमने देश के विकास में न रोड़े अटकाए और ना ही रुकावट बने। पीएम मोदी ने आगे कहा कि एनडीए के लिए गठबंधन मजबूरी का नहीं, मजबूती का माध्यम है। एनडीए में कोई दल छोटा या बड़ा नहीं है। आपको याद होगा, जब भी पिछली सरकार के कुशासन पर सवाल उठते थे तो गठबंधन की मजबूरियां गिनाई जाती थी। बहाना एक ही, गठबंधन के कारण। क्रेडिट लेने के लिए तो हर कोई आगे आता था, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होती थी तुरंत अपने सहयोगियों पर दोष मढ़ दिया जाता था। हम सौभाग्यशाली हैं कि एनडीए की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है, अलग है। हमारे लिए गठबंधन मजबूरी का नहीं, बल्कि मजबूती का माध्यम है। एनडीए कोएलिशन कंपल्सन्स का नहीं, बल्कि कोएलिशन कॉन्ट्रीब्यूशंस का प्रतीक है। क्रेडिट भी सबका है, दायित्व भी सबका है। एनडीए में कोई भी राजनीतिक दल बड़ा और कोई भी राजनीतिक दल छोटा नहीं है।